सो ये जो लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इको है, इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो 3 नेशंस के बारे में बात करेंगे। इंडिया, 3 नेशंस, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब क्वेश्चन आता है यही क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है नेबर्स, है ना, तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब नेबरिंग कंट्रीज तो श्रीलंका भी है, नेबरिंग कंट्री में तो भूटान भी आता है, नेबरिंग कंट्रीज में म्यांमार भी है। सो देर आर मेनी कंट्रीज विच आर नेबरिंग, बट व्हाई हैव वी सिलेक्टेड ओनली दीज 3 फॉर दिस चैप्टर? सो द रीजन बीइंग, हम तीनों ने ही, इसका थोड़ा सा बेस समझ लो, ये ज्यादातर चैप्टर स्टोरी है एंड डेटा है। ओके, सो तीनों चैप्टर्स ने अपनी जर्नी मोर और लेस सेम टाइम पे स्टार्ट की। ओके, तो कंपटीशन ऑफ कोर्स होना ही था, मतलब तीनों का इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो आसपास ही है, और फिर उसके बाद की पॉलिसीज भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आसपास ही है। यही डेटा हम इसमें बात करेंगे। तो इन तीनों को हमने चूज किया कि भाई इन तीनों को कंपेयर किया जाए, राइट। अब हम जब स्टार्ट करते हैं तीनों को कंपेयर किया जाए, इसके अलावा क्या ऐसे और भी कुछ एसोसिएशंस होते हैं नेबरिंग कंट्रीज के, वो जानने के लिए पहले इसकी इंट्रोडक्शन पेज को पढ़ेंगे, फिर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, राइट। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, रियल लाइफ में काम आने वाला है, आपके बिजनेस में काम आने वाला। काम आने वाला मीन्स आपको एटलीस्ट, जैसे हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए व्हेन वी आर इन बिजनेस, ऐसे ही एटलीस्ट जिस देश में रहते हैं उसके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी देशों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इसमें हम क्या पता करेंगे इसके? ऑफ कोर्स हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स चेक करेंगे, इनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स चेक करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे आर, और ये सारी बातें शुरू करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान को हम काफी हद तक जानते हैं, पाकिस्तान इफ नॉट, इंडिया को तो हम उसकी पूरी जर्नी जानते हैं जी। 1947 से लेकर, अगर आपको याद हो, 1991 में रिफॉर्म आया और उसके बाद की भी ग्रोथ, ये चैप्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इंडिया हमें ज्यादा बॉदर नहीं करेगा, हम इनके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर बेसिक्स। क्या है? कंपैरेटिव स्टडीज हैं हमारी और हमारे नेबरिंग कंट्रीज की। ओवर द लास्ट 2 decades और सो द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अब व्हेन आई से ट्रांसफॉर्मेशन यानी इकोनॉमिक जर्नी, कहां से शुरू हुए और कितना ट्रांसफॉर्म किया, कितना हमने अपने आप में बदलाव लाए, that is taking place in different countries across the world, partly because of the process of globalization, has both short as well as long term implications हर country में including India. Nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. अब हम बड़े सारे तरीके अपनाते हैं जिससे हमारी कंट्री स्ट्रांग हो कम से कम। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम अब देखिए, पहले स्ट्रांग करने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे देश पर लड़ाई करो और दूसरे पे राज कर लो और फिर हम स्ट्रांग हो गए, हमारे पास सारा एम्पायर आ गया, उनका भी आ गया, अपना भी आ गया। अपना तो सामान था ही था, उनकी एसेट्स भी मिल गई, उनके सारे वेपन्स भी मिल गई, ये सब करते थे। अब दूसरा मेथड अडॉप्ट हुआ, अब ग्रुप्स बनाते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए। कुछ कंट्रीज आपस में मिलकर दे फॉर्म ग्रुप्स। द वेरी फर्स्ट नेम हियर रिटन इज सार्क। मुझे लगता है न्यूज में कभी ये नाम सुना है, सार्क नेशंस? नहीं सुना? ओके, वैसे बहुत बार न्यूज में, अब न्यूज ही नहीं सुनी बोला होगा मतलब, लेकिन सार्क नेशंस मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो मिल जाती हैं। इसका मतलब है, ये देखिए फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन कर लेती हैं। किसके लिए? रीजनल कोऑपरेशन करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक। अभी लेटेस्ट हमने एक नेशन का डेट पे किया है, कौन बताएगा किसका? You're not in touch with the news, right? आय हाय, ओ माय गॉड, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। तुम पढ़ते रहते हो, ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, ऐसी इकोनॉमिक्स पढ़ने का जिसमें आपको देश दुनिया में इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो ना पता हो। भैया तो ज्यादा ना ये स्टाइल ना मारो, पढ़ते रहते हैं, कितना पढ़ते रहते हो ये सब पता है मुझे। ओ सॉरी, मैंने पूछना भूल गई, वैसे आप क्या पढ़ते रहते हैं? ओ, अब और खुश हो गई मैं। तुम किस मूड में बैठे हो आज? चलो, पढ़ते रहते हो, थोड़ा न्यूज भी देखा करो, वो भी पढ़ लिया करो। हम जो हैं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे, देखिए एक तो तरीका होता है,
जैसे अभी ना अगर आप कभी कभी पाकिस्तान मीडिया भी सुनो तो उसमें बड़ा अच्छा एनालिसिस बताते हैं कि पाकिस्तान को जब डेट पे कराना था तो अफगानिस्तान ने, ईरान, इराक ने, सीरिया ने, इन सब जिसने भी उनको पैसे दिए तो बड़ी डेंजरस कंडीशंस के साथ दिए। डेंजरस आई मीन ये कह के कि अगर आप ये फेल हो गए तो हम आपका एयरपोर्ट जब्त कर लेंगे, अगर आप इसमें नहीं दिया तो हम आपकी रेलवे पे कब्जा कर लेंगे। मतलब आपको डेट तो दे दिया हमने, भाई पैसा दे दिया, लेकिन अगर दे नहीं पाए ना तो ये ले लेंगे। जैसे रूटीन में भी अगर कोई एसेट, मैंने सपोजिंगली मैंने यशित से पैसे उधार मांगे, अब नहीं वापस किए तो यशित कहता मैं आपका स्कूटर ले जाऊंगा, मैं आपकी गाड़ी उठा के ले जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे नेशंस करते हैं कि भाई हम एक दूसरे के लिए एसोसिएशंस बनाते हैं एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। रिसेंटली वी पेड मनी टू श्रीलंका, उनके डेट्स को क्लियर किया और विदाउट एनी कंडीशन, विच इज बीइंग अप्रिशिएटेड अक्रॉस द ग्लोब कि भाई, और अब हम वैसे भी लेंडिंग स्टेज पर आ गए हैं बहुत, जो है पहले तो हम लोन लेते थे, अब हम देने की स्टेज में हैं, और ऐसा करके हम अपने आसपास के देशों के साथ अपने रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसमें आपको पूछा क्या जाएगा। नंबर 1, यू शुड बी फेमिलियर विद द फुल फॉर्म। ओके, दूसरा, इसमें कौन कौन से नेशंस आते हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसमें एक्चुअली कौन आता है, साउथ एशियन है ना, एशियन कंट्रीज आती होंगी पहले तो, एशियान भी कहते हैं ऐसे, अंग्रेज इसे एशियान कहते हैं, एशियन कंट्रीज आती होंगी, वो भी साउथ एशियन कंट्रीज। कौन कौन सी आती हैं हमारे इसमें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका ऑफ साउथ एशिया। ओके, सो इनमें आपस में ये क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के लिए फ्रेंडशिप एक्सटेंड करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट दिखाते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर हो, ये देखिए इनके सबके मैप्स भी यहाँ पर है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ फेस करते हैं तो एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं ये ग्रुप्स। इसका नाम है सार्क नेशंस, और ये टाइम टू टाइम मीटिंग्स करते रहते हैं। बहुत बार अगर नेशन कभी सुनोगे न्यूज में तो आएगा कि इस बार प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वाली मीट पर गए हैं, उनमें बहुत बार सार्क मीट भी आती है, एनुअल मीटिंग्स होती हैं। फिर आती है दूसरी, दैट इज यूरोपियन यूनियन। ये हमसे हमारे पेपर में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि वी आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोप, सो इसलिए हमसे ईयू कहते हैं इन शॉर्ट। अगर यूरोप कभी ने किसी ने मैप देखा हो तो यूरोप पहले क्या था, पहले ना छोटे छोटे देश थे वहां पे, बल्गेरिया, युगांडा, ये वो ऐसे टाइप छोटे छोटे देश। अब ये छोटा नेशन अपने आप में बहुत कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो तो खुद ही छोटा है, ज्योग्राफिकली भी छोटा है, स्ट्रेंथ भी नहीं है। ठीक है, अब इस वजह से इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये एक ही साइड पर फॉल करते थे तो यूरोपियन यूनियन बनाया गया। यूनियन का मतलब उन्होंने कहा भाई ये हमें कलेक्टिव मिलना चाहते हैं, जितने भी लोग आप में से, कुछ रूल्स सेट किए, एंट्री रूल्स सेट किए, रूल्स फॉर एंट्री। भाई जो लोग इस पर्टिकुलर, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने ये रूल्स बनाए हैं एंट्री के, अगर आप इनमें ये सब फुलफिल करते हो और इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें आ जाओ। लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हारी इसकी अपनी करेंसी है, इसकी अपनी करेंसी है, आप अपनी करेंसी जो है वो सब छोड़ दो, हम एक ही करेंसी यूज करा करेंगे, दैट इज यूरो। तो हम सभी जो है वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे। सो वील बी कॉल्ड एज यूरोपियन यूनियन। 25 इंडिपेंडेंट स्टेट्स फाउंडेड टू हैव। अब ये सब क्या करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर याद हो, ग्रीस जो है वो इसका पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, पता है सबको, ग्रीस जो इंसॉल्वेंट हो गया था थोड़े साल पहले, पता है सबको। ओके, तो अब हुआ क्या, एक सेकेंड होल्ड करना, पता नहीं कौन है, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, बोल रहे हैं एट ये कंट्रीज के बारे में, है ना। तो बोला कि हाँ, ग्रीस, जो ग्रीस है इसका अगर पता हो तो ये कुछ साल पहले बिल्कुल इंसॉल्वेंसी स्टेज पे आ गया। मतलब कोई कंट्री इंसॉल्वेंट भी हो जाती है, ये कहा चला गया। इंसॉल्वेंट समझते हैं ना हम सारे अकाउंट्स वाले, तो समझते ही होंगे भाई। हाँ, मतलब दिवालिया निकल गया, कहते जी हम तो मर गए, सॉरी। अब क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे तो अब हमने यहाँ क्या लिखा है भाई, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सब। तो कुछ देर तक तो जर्मनी भी इससे मदद करता रहा, कुछ देर तक स्पेन इससे मदद करता रहा, ये सब यूरोपियन यूनियन के पार्ट है। अब बात आती है मेन कि भाई इंग्लैंड है ना, ब्रिटेन, वो उसने क्या मदद की, वो तो अमीर है भाई, तो उसने कुछ मदद की।
नहीं जी नहीं, वो कभी भी किसी भी तरह की मदद वाले फॉर्म में नहीं होता। तो वो कहता है जी हम, मुझे आप जरा इस वाले टंटे से बाहर ही रखो। तभी तो सारे यूरोपियन कंट्रीज यूरो यूज करते हैं, लेकिन लंदन में यूरो नहीं यूज होता, पता है सबको। हाँ, वहां तो स्टर्लिंग पाउंड होता है। तो भाई वो कहता है, वो ना वो ऐसा पड़ोसी, ऐसे वो लोग हैं जैसे एक होते हैं ना कुछ कॉलोनीज में कि कभी सोसाइटीज देखिए, अगर 50 फैमिलीज वहां रहती हैं तो उनमें कोई एक या दो घर ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही रहना चाहते हो, कहते हैं हमें ना इंक्लूड करो जी, हम रहते हैं इस कॉलोनी में है बट डोंट इंक्लूड अस प्लीज, हम आपके कोई फंक्शन पे इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने आप में मगन रहने वाली फैमिलीज होती हैं। बस ये भी कुछ ऐसे ही थे यूरोपियन यूनियन में होते हुए भी। तभी तो उन्होंने ब्रेक्सिट, याद है अभी लेटेस्ट जब हुआ था ब्रेक्सिट, ब्रिटेन का एग्जिट। सो दे सेड दैट हमें ना ये टंटे से बाहर ही रखो। अब हम तुम इनमें से कोई ना कोई, अब इट इज समथिंग लाइक एक घर बन गया। इसमें अगर कोई भी बीमार होगा तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर मेंबर्स टू टेक केयर। अग्री, यस और नो? यस। बट ये तो भैया ब्रिटेन कहता जी मैं नहीं हूं ऐसा बंदा, मैं तो नहीं टेक केयर कर सकता, आप मुझे जरा बाहर ही रखो। तो दे अप्लाइड एग्जिट। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर यूरोपियन यूनियन स्टडी करोगे, तुम्हारे सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं है बट आई एम जस्ट शेयरिंग ताकि आपकी क्यूरियोसिटी आए और आप जरा ये जो इतनी पढ़ाइयां कर रहे हो उसमें शायद एक टॉपिक ये भी सर्च करो नेट पे कि यूरोपियन यूनियन बना कैसे, एंट्री रूल्स क्या है। जब ये एंट्री होनी थी ना तब तो एक्साइटमेंट में एंट्री रूल्स बनाए, एग्जिट रूल ही नहीं बनाए। हम कहते हैं ना हम गलतियां करते हैं, अंग्रेज भी करते हैं, एग्जिट रूल्स ही नहीं थे। तो फिर ये बाद में जब ब्रिटेन ने अप्लाई किया कि भाई हम नहीं इसमें रह सकते, तो एग्जिट के रूल्स फॉर्म किए गए और फिर रूल्स के बाद उन्हें उसमें से एग्जिट दे दिया गया। क्लियर? सो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको पेपर में नहीं पूछेंगे ऑफ कोर्स अबाउट यूरोपियन यूनियन। हाँ, कितना पूछ सकते हैं, इसमें स्टेट्स जो हैं वो क्या करती हैं, किस तरह का कॉपरेशन एक दूसरे को देती हैं। इज इट क्लियर विद एवरीवन? गुड। फिर आ गई एशियन कंट्रीज। इसे कुछ लोग एशियन कंट्रीज भी कह देते हैं बट ये एशियन नहीं है क्योंकि इसमें आए नहीं है। दे आर कॉल्ड एशियन कंट्रीज। ओके, इनकी भी मीटिंग्स होती हैं, ये भी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज ही हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ही हैं। और ये क्या करती हैं, ये भी अगेन इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क की तरह ही ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें जो है ये देखिए यहाँ लिखा है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। ये यहाँ पे नीचे एशियन कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज बनाए हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस एंड ये सारे जेरूसलम। तो ये सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या किया, अपनी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक फॉर्म कर दिया, एस्टेब्लिश कर लिया ग्रुप। 8 अगस्त को ये बैंकॉक में 5 ओरिजिनल मेंबर्स के साथ शुरू हुआ था, ये 5 मेंबर्स थे। और बाद में जेरूसलम ज्वाइन किया, वियतनाम किया। ये सब इतना नहीं याद करने की जरूरत कब किसने ज्वाइन किया, नो नीड। एशियान का फुल फॉर्म क्या है, कब फॉर्म हुआ, कितने मेंबर्स के साथ फॉर्म हुआ, दैट्स इट। और एक और बात, क्या इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो बताओ ना आपको, एशियन में है हम, इंडिया में नहीं है, तो किस में थे अभी तक, यूरोपियन यूनियन में थे, सिर्फ सार्क में अभी तक पढ़ा हमने, सार्क में हम हैं। और यूरोपियन यूनियन ऑफ कोर्स वी आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोप, इसलिए हम इसमें नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं G8 कंट्रीज एंड G20 कंट्रीज। G8 एंड G20 नाम से पता चल रहा है इसमें 8 है और इसमें 20 है। ये 8 मेजर कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, मेजर कंट्रीज हैं। और इंडिया अभी इसमें एंटर करने के ऑलमोस्ट नजदीक है और सून वी विल एंटर इनटू दिस। इसमें आने का मतलब है सारे मेजर बेनिफिट्स मिलना, मतलब डेवलप्ड नेशंस के साथ हो आप इसमें। सो अभी तो नहीं आएंगे लेकिन हाँ सून वी विल एंटर, अगर इस स्पीड से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ मिलती रही तो G8 में ये देखिए जी, ये G8 का देख लीजिए ध्यान से। G8 में कौन कौन आते हैं, यूके, रशिया, नो, यूएसए, कनाडा, देन यू हैव जर्मनी, इटली, जापान एंड फ्रांस। ओके, so चाइना इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ इट। देन कम्स द G20 कंट्रीज। क्या G20 में हम हैं, नजर आ रहे हैं कहीं G20 नेशन के झंडों में हैं, ये रहे, हम भी हैं और चाइना जी भी है। तो भाई ये G20 है। अब ये देखिए इन दोनों के जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। G8 जो है वो 8 कंट्रीज का ग्रुप है, एनुअली मिलता है। वो तो ऑलमोस्ट सारे नेशंस जो है ना, मीटिंग जो है, कुछ की वैसे 2 साल में होती है, कुछ की एनुअल होती है, मुझे याद नहीं 2 साल। सार्क भी एनुअल होता है, हाँ। यूरोपियन यूनियन का तो आपस में ही उनका वो कोलैबोरेशन ही है।
ओके, पॉलिटिकल समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं हेड्स की, इंटरनेशनल ऑफिशियल्स की। G20 में स्पेशली G20 जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। तो जब भी कभी पॉल्यूशन से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो बोलते हैं जी G20 की मीट है। इसका मतलब समझ जाओ कि ये क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्लोबल स्टेबिलिटी अलोंग विद सस्टेनेबल ग्रोथ। बात समझे बच्चे? दैट्स द की वर्ड विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस। बस बाकी इसमें कोई और जरूरत नहीं है। आपस में जो ग्लोबलाइजेशन के कोई इश्यूज होते हैं वो बैठ के ये सॉल्व करते हैं, कोई कंपटीशन एक दूसरे से फेस करते हैं, कोई नई मार्केट ढूंढी है, ये सब बातें जो है G20 फोरम पर की जाती हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हमने जितने भी नाम याद समझे, ओके तो ये आपको जो है वो यू हैव टू रिमेंबर। मेनली सार्क जिसके हम पार्ट हैं, जिसके हम नहीं है बस उनके नाम याद रखने हैं। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट पाथ क्या है? ठीक है, डेवलपमेंट पाथ क्या है? अब मैंने कहा था कि हमने ये 3 नेशंस ही क्यों चूज किए, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। मनोज बाहर देखते हैं, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो इनमें देखिए हम ना पहले तीनों का इंडिपेंडेंस का टाइम मैच करते हैं। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ और पाकिस्तान 47, हम स्प्लिट हुए थे। 1949 में हमारे 2 साल के बाद पाकिस्तान गॉट द इंडिपेंडेंस। ओके, तो मैंने कहा था हमने मोर और लेस सेम टाइम पे जर्नी स्टार्ट की थी, इसलिए हम ये तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, हाँ। चाइना पे कौन रूल करता था मुझे नहीं पता, सच्ची बताऊं तो मुझे लगता है चाइना, हाँ 1 मिनट मैं बताती हूँ। चाइना 49 में रिपब्लिकन ऑफ चाइना बना था। उससे पहले देयर वर मैनी पार्टीज, इनके अपने इनके अपने इंटरनल वो थे, जहां तक मुझे हिस्ट्री का याद है। जो लोग पॉलिटिकल में होंगे उन्हें जरूर पता होगा। तो इनके अपने लोग थे जो अपने नेशंस पर टुकड़ों में कब्जे करके बैठे थे। तो फिर वहां पे जो रूल बनाया गया वो था, माओ वाज द फर्स्ट लीडर हु स्टार्टेड विद दिस। ये हमने नाम भी याद रखना है। माओ केम एंड इसने फिर ये रूल बनाया कि नहीं, इट हैज टू बी रिपब्लिकन ऑफ चाइना, 1 मैन आर्मी होना चाहिए, तो वो ही सब कुछ फाइनलाइज करेगा। बट उससे बियॉन्ड पिछली वाली हिस्ट्री मुझे ज्यादा नहीं आइडिया। ठीक है बच्चों, चलो आगे। अच्छा, अब हुआ क्या? अब अगला क्वेश्चन आया, इंडिया ने क्या चूज किया? हम कैपिटलिस्ट बनेंगे, सोशलिस्ट या मिक्स्ड? विच काइंड ऑफ इकोनॉमी वी आर? मिक्स्ड। अब ना तुम्हें एक आसान तरीका समझाती हूँ इस चैप्टर का पूरा डेटा याद रखने का और इस चैप्टर की सारी स्टोरी याद करने का। इंडिया और पाकिस्तान तो एक्चुअली वाज डिवाइडेड, आई शुड नॉट से, अमंग 2 ब्रदर्स, जिसे बोला जाता है जी जवाहरलाल और जवाहरलाल जिन्ना। दोनों भाई भाई थे, बस नाम ही अलग रखे हुए हैं इन्होंने, कि एक मुसलमान शो कर रहा है और दूसरा कह रहा है मैं हिंदू हूं, जबकि थे तो दे ऑल वर। बेटे वो राजीव गांधी का भाई है, ना ये तो सारी गंदी जी फैमिली है। ये दोनों सेम मदर से है, डिफरेंट फादर से, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। तो इन्होंने देश को डिवाइड कर लिया। अब एक्चुअली पता है क्या हुआ? तीसरा जो हुआ क्या, फिर उसके बाद राजीव वो आए, जवाहर के बाद आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद चांसेस वर वेरी ब्राइट कि इंदिरा गांधी के हस्बैंड भी इसीलिए मरे क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव थे एंड ही वाज अ वेरी गुड मैन। चलो उसको मार दिया गया या मर गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ऑल्सो हैड, उसके ये 2 ही बच्चे नहीं थे, राजीव और वो क्या नाम था उसका, संजय। एक और कहते हैं कि उनके भी वो थे, वो जो उधर बैठे कश्मीर में। तो पूरी प्लानिंग थी, जैसे इनके पिताजी ने किया जवाहरलाल के टाइम पे कि भाई तुम इतना घर ले लो, इतना हम ले लेंगे, ऐसे ही नीचे वालों को भी डिवाइड करके देना था। संजय गांधी वॉज अ ट्रबल विद देम क्योंकि वो अपना अलग से रहना चाहते थे, उनके उसूल अलग थे, तो वो भी मर गए। फिर राजीव गांधी और उधर से वो जो कश्मीर लेके बैठे हैं, तभी तो देयर वाज अ प्लानिंग कि कश्मीर को भी एक अलग नेशन बना देंगे और वो भी या फिर अलग ही जगह हो जाएगी और फिर वो उस पर वो भैया जी राज करेंगे। तो इनकी घर की प्रॉपर्टी थी ना, बांटी गए जैसे दिल किया। तो इस तरह से ये सारी स्टोरीज बनी। तो चलो हम भी कम बैक। अब इस तरह से मैं क्यों बता रही हूं तुम्हें, जो चीज इंडिया फॉलो करता गया ना, पाकिस्तान ने आंखें बंद कर करके, जबकि वो हमारे सबसे बड़े राइवल है अभी भी, बट स्टिल
जो पॉलिसी हम बनाते थे ना वही जिन्ना जी फॉलो करते थे, क्योंकि आपस में तो सब एक ही थे ना, वो तो हमें जब ये पढ़ो तो पता चलता है। तो ये स्टोरी है। तो इसलिए पाकिस्तान ज्यादा तुम्हें बॉदर नहीं करेगा, जो जो इंडिया करता गया पाकिस्तान करता गया, बस। एक जगह पाकिस्तान ने पता नहीं हमसे पहले कैसे डिसीजन ले लिया, वो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का। दे ब्रॉट इट आई थिंक इन 1950 या होगा 50, हमने कब नहीं 1988 में। चलो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये पता चल गया हम मिक्सड हुए तो पाकिस्तान, जिन्ना अंकल कहते जी हम भी मिक्सड ही होंगे, जो जो मेरा भाई वैसा वैसा मैं। माओ अंकल कहते नहीं हम मिक्सड नहीं होंगे, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी होंगे। कौन सी? सोशलिस्ट, राइट। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई। अब ये हमारे में थोड़ा डिफरेंस हुआ। अच्छा, फिर अब जर्नी शुरू हो गई। हमने सबको स्टडी किया कि भाई जो ये लोग नेशन आजाद होते हैं वो क्या करते हैं, तो हमने पाया जी वो प्लानिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन सेट हो गया था। कौन से साल में हुआ बताओ जरा, पिछली नॉलेज देखें फटाफट। 50 में। और पहला 5 ईयर प्लान कब लाए थे हम? एब्सोल्युटली, वेरी गुड, 51 में हमारा प्लान आया। जिन्ना जी कहते ये 55 में ओवर हुआ, 56 में, है ना, 51 टू 56। तो जिन्ना जी ने देखा भाई ने पूरा कर दिया प्लान, तो ये कब लेके आए? हमारे प्लान के खत्म होते ही। यस, ऐसे स्टोरी याद रखना, तो ये सारे डेटा तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे। जिन्ना अंकल कहते पहले इनका सक्सेसफुल हो जाए, देख लें जरा ये क्या कर रहे हैं, फिर हम इनके पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे आगे जी। 56 में लिया। लेकिन ये नेशन, क्योंकि ये हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, इसने इंडिया को तो नहीं देखा, बट मैं वैसे तुम्हें याद कराने के लिए कह रही हूं। हमने 1951 में किया, ये 2 साल बाद किया। कब किया? 1953 में। बात समझ में आ रही सबको? बिल्कुल ठीक है जी। 5 ईयर प्लान आ गया। इससे अच्छा तरीका मुझे तुम्हें डेटा याद कराने का नहीं है, और इस चैप्टर में डेटा ही डेटा है। अच्छा, अब आगे आ गए। अब हमारा नेशन एग्रेरियन, नहीं कोई पंगा नहीं, जहां जहां होंगे वो हम देख लेंगे, इसमें कोई पंगा नहीं है, क्योंकि तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो हम सब्जेक्टिव के हिसाब से हम लिखते हैं जी इस साल में ये हुआ था। ये पहली बात तो नई पुरानी हो बेटा, इंडिपेंडेंस ईयर थोड़ी चेंज हो जाएंगे। हाँ, चेंज जो होंगे वो पता क्या होंगे? अब लेटेस्ट की इन्फेंट मोर्टेलिटी, लेटेस्ट का ये वो बाद में से समझेंगे, पहले ये मेन वाले तो याद करें। हम एग्रेरियन है, ये भी एग्रेरियन और ये भी एग्रेरियन, तीनों सिमिलैरिटी। लेकिन चाइना को थोड़ी जल्दी समझ में आ गई थी कि एग्रेरियन रह के हम अमीर नहीं बन सकते, ये पक्की बात है। एग्रीकल्चर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकता है, तुम्हारे घर का खाना पूरा दे सकता है, बट यू कैन नॉट बी रिच ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। सो सून, हाँ, सून दे मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी सून इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये चाइना ने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या क्या किया, इससे अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जो अब हम कर रहे हैं स्टार्टअप और ये सब, ये उन्होंने तब किया। चलो ये बात की बात करते हैं। एग्रेरियन थे हम तीनों ही, ठीक है। अब हमारे यहाँ चलता रहा, काम चलता रहा। अब हमें पता चला 1980s के आसपास हमें हीट नजर आई कि हम पंगे में हैं और देश को ठीक करना पड़ेगा। तो 19 कब आया था हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? 91 में। लेकिन पाकिस्तान पता नहीं इस एंगल में हमसे कैसे आगे निकल गया जी। ये 1988 में ये ले आए थे, और इनको तो बहुत ही जल्दी रियलाइज हो गया था। 1978 में ये अपना ट्रैक चेंज कर गए। हम तब सोचते ही रह गए, लेकिन 78 में दे चेंज देयर ट्रैक। ओके, सो दीज आर सर्टेन बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, और ग्रोथ रेट कैसा था ये सब हम बाद में फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले आप इसको क्लिक कर लो, ये आपके यहां पर दिया तो है पैराग्राफ में, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखकर अपने पास स्टिकर पे लिख लो और अपनी नोट्स में लगा लोगे, सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प। युवम, आप बहुत लेट नहीं हो, आधा ही घंटा हो गया ऑलमोस्ट। चलिए, सो ये हमारा हो गया, एक 1 शीटर बन गया। इसको आप नोट कर लो, क्लिक कर लो, बेटर है, और फिर इसको नोट कर लेना। अब यहां आते हैं इस पैराग्राफ पे। इंडिया और उसके नेबर्स पाकिस्तान, चाइना, इनकी सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं एज एन इकोनॉमी एज अ होल। फ्यू सिमिलैरिटीज आर लिस्टेड बिलो। ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? डिस्कस द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, या डिस्कस द डेवलपमेंट पाथ ऑफ ऑल द 3 कंट्रीज। अब सबसे पहले ऑल द 3 कंट्रीज
टुवर्ड्स देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे स्टार्टेड एट मोर और लेस एट द सेम टाइम। इंडिपेंडेंस बता दो जैसे हमने लिखी थी, ये बात बता दो, ये तब हुआ, ये तब हुआ और ये तब हुआ। फिर आ गया सेकेंड पॉइंट, इंडिया और पाकिस्तान बिगेन विद सिमिलर स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिंग अ लार्जर पब्लिक सेक्टर। हाँ, एक और बात, हमारे यहाँ पे यू रिमेम्बर 56 से लेकर 90 तक का जो टाइम था, इसमें पीएसयू हैड अ ग्रेट रोल, यू रिमेम्बर, पब्लिक सेक्टर यूनिट। सेम गोज इन द केस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान तो सोचना ही नहीं ना, बस फॉलो करता था। ठीक हो गया, पीएसयू होते थे। चलो हम इसकी बात करते हैं जी। हमारे यहाँ बहुत लार्ज लेवल पर पाकिस्तान जो पब्लिक सेक्टर था वो अपना खर्चा करता था, देश चलाता था। फिर आ गया थर्ड बुलेट, ऑल दी कंट्रीज बिगेन प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन अ वेरी सिमिलर फैशन। एक ही तरह से इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान अनाउंस किया 51 में, और हाउएवर पाकिस्तान मेड इट्स 5 ईयर प्लान इन 56। वेरी गुड। अब तुम्हें ये जिंदगी भर नहीं भूलने चाहिए स्टोरी। और हम 2 साल बाद आजाद हुआ तो 2 साल बाद इन्होंने अपना 5 ईयर प्लान कर दिया। देन 1980 बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर था सारी कंट्रीज के लिए। इनमें ऑलमोस्ट तीनों कंट्रीज के ग्रोथ रेट पर कैपिटा जो थे मोर और लेस सिमिलर ही थे। मतलब इसका कहने का हम 80 तक मोर और लेस साथ ही चल रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, और पाकिस्तान तो गायब ही हो गया नक्शे से। नक्शे से तो नहीं अभी हुआ, लेकिन इकोनॉमी नहीं रहा। पता है तुम्हें, पाकिस्तान इज नो मोर एन इकोनॉमी। एक तो ये एड पे पलता है, इसके पास अपना तो कुछ पैसा है ही नहीं, उधार मांगता रहता है, कभी इससे कभी उससे। दूसरा, ये मिलिटेंसी एक्टिविटीज में चले गए, ड्रग्स उगाने लग गए, तो इनके तो पाथ ही चेंज हो गया। ये तो दिस इज नो मोर एन इकोनॉमी, राइट। तो 1980 तक हम सब ठीक चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपना एक्सेलरेटर दबाया और तीसरे चौथे गियर में चले गए। हम अभी पहले दूसरे में थे और निकलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हम डेट्स में आ गए, और ये तो कहीं और ही यू टर्न लेके कहीं और ही मुड़ गया। लास्ट बुलेट, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब कब आए वो हमने लिख दिया जी। इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे आए 91 में, इनमें आया 1978 में, और 1988 वॉज दी पाकिस्तान, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट। एनी ट्रबल टिल हियर? नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। ओके, दैट्स ग्रेट। किसी को भी नहीं कोई प्रॉब्लम? अब हम चाइना को शुरू कर देंगे आज, ठीक है। चाइना का पार्ट शुरू करते हैं। चाइना ने क्या प्रोग्राम्स चलाए, चाइना में वन बाय वन बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट वन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसे हम GLF कहते हैं। ये 1958 में ये प्रोग्राम चलाया गया, जिसे कैंपेन की तरह चलाया गया। अब इसका मेन मकसद क्या था? मैंने जैसे कि कहा, ये भी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। मेरी सिर्फ कहानी सुनना तो सारा आंसर याद हो जाएगा। ये भी एग्रेरियन थे, हम भी एग्रेरियन थे, लेकिन इनको पता चल गया भी एग्रीकल्चर से काम नहीं चलना, है ना। तो हमने क्या करना है, अब हम अपने आप को एग्रेरियन से मॉडर्न इकोनॉमी बना देंगे, क्योंकि एग्रेरियन ज्यादातर वर्ड का मतलब होता है ट्रेडिशनल वे से ही काम होना। तो बोले नहीं, हम ना मॉडर्न होना चाहते हैं। मॉडर्न होने के लिए मुझे एग्रीकल्चर से निकलना होगा, और एक वर्ड लगाया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होती है रैपिड? क्या होता है? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सबको कहा आपके घर में बैकयार्ड्स हैं। बैकयार्ड समझते हो? अंग्रेज बैकयार्ड, अंग्रेज कहते बैकयार्ड, असी कहते वरांडा, वेड़ा, पंजाबी, है ना। तो ये कहता, और बड़ी स्मार्ट वे था, जब हम लोग ये बात लड़ते हैं इस बात के लिए, आई एम श्योर तुम्हें पता है, मॉडल टाउन हो गया, BRS नगर हो गया, यहाँ ना घरों में ही इंडस्ट्रियां खुली, घरों में ही दुकानें खुली हुई हैं। पता है तुम्हें? ये जो PVR ना, कौन सा ये है, ओरिएंट थिएटर से आगे जाओ ना, तो लेफ्ट लो, वो पूरी की पूरी मार्केट जो आगे जाके केनाल पे मिलती है, वो सारी की सारी घरों के पीछे ही है। मतलब घर के बैक साइड पड़ता था, दुकानें खोल दी, और ऊपर नीचे सब दुकानें हैं। पर वो तो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर तो इट शुड नॉट बी अलाउड। हम तो कहते हैं जी कमर्शियल एरिया में काम करो। पर क्या ये ठीक है मेथड? व्हाट डू यू से? रेजिडेंशियल वाले डिस्टर्ब होते हैं भैया, आप उसको हटाओ वहां से दुकानों को। और रूल नहीं है यहाँ पे, पता है तुम्हें, रेजिडेंशियल में कमर्शियल खोलना रूल नहीं है। जिस दिन ये कोई आ गया रूल लेके, तो सब बंद कर देंगे वो उस एरिया को। लेकिन
उस टाइम पर जब हम इस चीजों में उलझे पड़े हैं कि भाई घर है, दुकानें ना खोलो, वो कहते हैं तुम्हारे घर में थोड़ी सी भी जगह है ना, प्रोडक्शन करो, थोड़ी सी भी जगह तो मेक सेंस, क्योंकि उन्हें पता था उनके पास इतनी सारी पॉपुलेशन है, अगर ये सभी काम करेंगे तो सबकी ग्रोथ के साथ नेशन अपने आप ग्रो करेगा। वो बोले जितनी भी जगह है प्रोडक्शन, आई मीन कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हो तो मैन्युफैक्चर करो, नहीं कर सकते तो असेंबल करो, असेंबल भी नहीं कर सकते तो और छोटा कुछ कर सकते हो करो, बट काम करो, प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो बैकयार्ड्स में। सो दिस इज हाउ, जो अब हम कर रहे हैं, स्टार्टअप करो, नौकरियों पे ना बैठे रहो। गवर्नमेंट को ही हम तो शुरू से लगे रहे, गवर्नमेंट नौकरी नहीं देती, गवर्नमेंट नौकरी नहीं देती, गवर्नमेंट कहती पागल हो, नौकरी क्या ढूंढ रहे हो, नया अपना काम करो। तो ये काम इन्होंने उस टाइम पर कर दिया, हमसे बहुत साल पहले, तभी तो आज वो मेजर प्रोड्यूसर है दुनिया के। सो इट मीन्स, यहां आते हैं, कैंपेन ने क्या क्या किया, अंडरलाइन करो ये वर्ड्स, दे ट्रांसफॉर्म्ड एग्रेरियन टू, किसमें किया जी, एग्रेरियन टू मॉडर्न इकोनॉमी। कैसे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से। 3 वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी टू मॉडर्न इकोनॉमी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरी अगली लाइन में करो, उन्होंने एनकरेज किया कि बैकयार्ड इंडस्ट्रीज लगाओ, अपने बैकयार्ड में जितनी जगह मिलती है वहां इंडस्ट्री खोल दो, बस हम तुम्हारे साथ हैं। जब हम ये कह रहे थे, आवाज तो नहीं चलेगी, हाँ, जब हम क्या कह रहे थे भाई, रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, हम यही करी जा रहे थे। आर यू ऑल एबल टू हियर मी? ग्रेट। तो उन्होंने ये बैकयार्ड इंडस्ट्री सेटअप कराया। अगला काम क्या किया इसके अलावा, ठीक है, ये तो हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या एग्रीकल्चर को छोड़ दिया? नहीं, मैं इसको हटा रही हूं, जरा सा साफ कर ले। एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने पता क्या किए, उन्होंने कम्यून्स बनाए। कम्यून्स बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग को। किसको कहते हैं? तुम्हें याद है हमने भी ये काम किया था। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब छोटे 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 टुकड़ों में लैंड है ना तुम्हारी, तो तुम इस पे काम कर रहे हो, तुम इस पे, हम मिलके ना काम करें इन सारे टुकड़ों पे। हाँ हाँ, काइंड ऑफ कोऑपरेटिव्स नहीं, जो सेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स को लेकर, हाँ, लैंड फ्रेगमेंटेशन को ठीक किया, लैंड रिफॉर्म किया, बस उन्होंने यहाँ पे उसका नाम दे दिया, कम्यून्स बनाए गए। कम्यून्स पूछे तो कलेक्टिव फार्मिंग के आइडियाज दिए गए। क्या छोटे छोटे फार्म को लेके बैठे रहते हो, सब मिल जाओ, मिल जाओगे तो क्या होगा भाई, मिल जाओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन हाँ बढ़ेगी, तो तुम्हें ही फायदा होगा। तो ऐसा करके 1958 में, माओ वाज अ ग्रेट लीडर, उसने 26,000 कम्यून बनवा दिए। ये फिगर याद रखनी है और यूज भी करना है आपको। ये GLF 3 नंबर में आना है, 3 नंबर में, तभी मैं इतना दिमाग खपाई कर रही हूँ और एक एक वर्ड पे ध्यान दे रही हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे फिर तुम? सबसे पहला कहते जी एग्रेरियन टू मॉडर्न, कैसे? थ्रू, जल्दी, वेरी गुड, नंबर 2, गुड, नंबर 2, जल्दी। दूसरा क्या किया? बैकयार्ड इंडस्ट्रीज लगा दी, वेरी गुड। नंबर 3, नंबर 3, हरी अप। कम्यून से भी पहले एक पॉइंट था, कितने कम्यून्स बनाए? 26,000 कम्यून बनाए। ये क्या करते हैं कम्यून्स? कम्यून्स का मतलब कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं। एक पॉइंट और था बीच में, चौथा क्या था? हम, हाँ, अभी कल्टिवेटेड एरिया आ गया ना 26,000। अब लास्ट पॉइंट, अब जब ये प्रोग्राम चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था 58 में, तो ये 58 में ही क्यों नहीं भाई सभी सारे नेशंस पे राज करने लग गए, या 58 से ड्यूरेशन में नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम के बीच में एक सेटबैक आया, जिसे बोलते हैं एक प्रॉब्लम आ गई। दैट वाज अ सिवियर ड्रॉट हैपेंड इन चाइना। सिवियर ड्रॉट हैपेंड, जिसमें 30 मिलियन लोग मर गए। तो ऑफ कोर्स जब आप प्रोडक्शन, अब ये सोचो हम प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, सडनली ये बीमारी आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो आपका सारा का सारा फोकस ग्रोथ से कहां चला गया बच्चा? इस चीज को संभालने में। आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपकी सब कुछ इधर चला गया। इट्स समथिंग लाइक हमारा नेशन इतना जबरदस्त, डिमोनेटाइजेशन हुआ, GST हुआ, उसके बाद भी ग्रोथ रेट ऐसे जारी थी, बीच में क्या पंगा आ गया? ये भी पढ़ाया जाया करेगा फ्यूचर में, तुम पढ़ाओगे अपने बच्चों को। कोरोना आ गया बेटा बीच में, उस साल ने सारा सत्यानाश कर दिया, जिसकी वजह से हमारी नेगेटिव गई GDP, सभी नेशन की गई। लेकिन अब हम चाइना से ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं, ये आई एम श्योर। अब आप तो पढ़ते रहते हो, नहीं पता होगा, मैं बता रही हूँ।
तो अब हम थोड़ा फास्ट स्पीड से चल रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपने 4-5 बुलेट पॉइंट्स एज इट इज लिखने हैं और इसमें कोई कुछ अपनी लाइनें नहीं मार सकते आप। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया और किसने लिया? इनिशिएटेड बाय माओ को अंडरलाइन कर दो 58 में, और ये सारे पॉइंट्स आप इसमें डाल देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। चले आगे या आज के लिए इतना काफी है? करते हैं, एक और करते हैं। ग्रेट प्रोलेटेरियन फंक्शन करते हैं एक और इसका। अगला प्रोग्राम का नाम है, भाई ये जब पंगा सा हुआ इसके बाद जब ये बंद हो गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड तो फेल हो गया, उसके बाद फिर 1965 में 1965 में माओ अंकल जी एक और प्रोग्राम लेकर आए जिसका नाम था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल, यस। अब इसमें वर्ड यूज क्या कर रही हूं? कल्चरल रेवोल्यूशन। ये बड़े चालाक थे अंकल, इनको ये पता चल गया कि 10 साल में ऑलमोस्ट 58 से आप ले लो, 58 से शुरू हुए तो 7-8 साल में वो प्रोग्राम भी चलाया, तो लगा अब जो तो नॉलेज हमारे पास है उससे हम जितना कर सकते थे उतना हम कर रहे हैं। अगर बड़ा बनना है तो नॉलेज लेनी होगी, हाँ या ना? है ना? अगर बड़ा बनना है तो आपको नॉलेज गेन, जैसे इट्स समथिंग लाइक तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे फादर ने जो बिजनेस है वो से यहां तक ले आए अपनी कैपेसिटी से, तुम्हें उन्होंने यहां पे दे दिया। अब अगर तुम्हें, या तो तुम इसी लेवल पे रहो अगर इतनी पढ़ाई करोगे तो, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो पता है उनके ड्रीम क्या होते हैं साथ में? वो ये नहीं कहते बेटा +2 करके आ जा दुकान पे, हाँ कहते हैं कि सीख लो आगे काम, लेकिन एट द सेम टाइम दे विश आप MBA करो, आप ये करके आओ फिर आओ, क्योंकि उन्हें पता है जब आप एनहांस करके आओगे तो फिर इस बिजनेस को भी यहां नहीं रखोगे, कहां ले जाओगे? ऊपर, ऑफ कोर्स, है ना? अगर तुम उतना ही पढ़ोगे तो फिर तुम भी यहीं रहोगे, फिर तो उनके एक्सपीरियंस से जो सीखा यहाँ या ज्यादा से ज्यादा इतना हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक स्टीप चाहिए तो क्या करना होगा? यू हैव टू गेन नॉलेज। तो इन्होंने कहा जी चलो जी एक प्रोग्राम चलाते हैं, हम ना कल्चरली स्ट्रांग हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, था तो सारा बिजनेस माइंड ही, कल्चरली स्ट्रांग होते हैं, चलो। तो बोले जी ठीक है। कैसे? उनको पता था उस टाइम पर जो नेशंस हैं कुछ वेपन्स बनाते हैं, रशिया है और चाइना, दूसरे और कौन था, जर्मनी है, ये सब है, तो रशिया इनके पास है। तो बोले जी हम ना रशिया से एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, पढ़ाई एक्सचेंज, नॉलेज एक्सचेंज। तो रशियन प्रोफेशनल्स को यहां बुलाएंगे अपने नेशन में, हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे। इससे क्या होगा बेटा? क्या होगा इससे? बताओ। रशिया वाला यहां आएगा, रशिया तो हमारे यहाँ नहीं, उन्हीं के आ रहा है, चाइना की बात कर रहे हैं, है ना? तो नहीं, इट इज समथिंग लाइक हम रशियन प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम उनका एक्सपीरियंस ले लेंगे, ले लेंगे। ये बच्चा जब वहां जाएगा ये भी वहां सीखेगा, तो अल्टीमेटली तुम पता है क्या कर रहे हो? तुम रशिया से उनकी नॉलेज ले रहे हो। रशियन भी सीखेंगे ऑफ कोर्स तुमसे, लेकिन जरूरत किसको थी? रशिया को नहीं थी जरूरत। जरूरत किसकी है? जरूरत तो चाइना को है। तो चाइना कहता है जी हम ना कल्चरली आपके साथ रेवोल्यूट, हाँ कल्चरली बाउंड होना चाहते हैं, हम चाहते हैं बैरियर्स टूट जाएं और फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं, जबकि उसकी बेसिक नेचर ऐसी नहीं है कि वो इतना भाई बंधुओं वाली बात करे। एक लेटेस्ट वीडियो है कोरोना के बारे में, तुम्हें पता है वो 0 कोरोना कंट्री बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पर कौन सी स्पोर्ट्स आ रही है अभी? हाँ, तेरे थप्पड़ पड़ना मेरे से। विंटर स्पोर्ट्स है, मुझे उनका नाम भी नहीं याद, कौन सी स्पोर्ट्स नाम है फेमस, चलो विंटर स्पोर्ट्स के नाम से समझते हैं। उनके वहां नहीं है ना, अब वो तो तभी आएंगी जब वहां पे से कोरोना हटेगा। तो उन्होंने ना 0 कोरोना बनाने के लिए, कितने काइंड हार्टेड है पता तुम्हें, उन्होंने एक ना वो कंटेनर बनाए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, उनमें लोगों को पकड़ पकड़ के सबकी टेस्टिंग कर रहे हैं और जो जो पॉजिटिव मिल रहा है उसके अंदर बंद कर दे रहे हैं। और जो, वैसे तो चाइना की कोई फाइनल न्यूज तो निकलने ही नहीं देते, लेकिन जो बीच में लोग वीडियोस डालते हैं या कैसे इस तरह से सुन के या इकोनॉमिस्ट को सुन के पता चलता है, उनमें से 50% ही बाहर आते हैं बेटा, बाकी क्या होते हैं? बाकी कहाँ गए? अच्छा, चाइना में 0 कोरोना वो कैंपेन चल रहा है। वो क्या है, क्यों है? क्योंकि विंटर गेम्स होने वाले हैं वहां पे।
अब लोग तो तभी आएंगे ना उनके वहां पे जब वो कहेंगे भी आप सेफ हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हुई है, कोई भी नहीं जाना चाहता इस टाइम चाइना। तो विंटर गेम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए व्हाट हैव दे डन इज उन्होंने कंटेनर्स ले लिए, कंटेनर्स में आइसोलेशन सेंटर्स खोल दिए, पकड़ पकड़ कर लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, कोरोना टेस्ट, और जो पॉजिटिव मिलता है उन्हें इस कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब कहते हैं जो इंफॉर्मेशन आती है कि 50% ही कंटेनर से बाहर आते हैं, बाकी हाँ बस 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 मैं तभी तभी बता रही थी, ये चाइना इतना प्यार वाला नहीं है कि भाई हम जी कल्चरल आपके साथ एक्सचेंज करने के लिए, नो जी नो, उनका पर्पस क्या था, रशिया से नॉलेज गेन करना। अब हुआ भी, राइट। ये जो प्रोग्राम था ये 76 तक चला ऑलमोस्ट, ये लिखा है यहाँ पे, ग्रेट प्रोलेटेरियन 65 में आया, 66 से 76। बोले ये क्यों नहीं आगे चला, क्योंकि इनका प्यार मोहब्बत ज्यादा देर तक रहती नहीं ना बेटे, नाटक आप ज्यादा नहीं कर सकते। इनका रशिया के साथ हो गया कन्फ्लिक्ट किसी बात पे, अब कन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया कहता वापस बुलाओ सारे प्रोफेशनल, कर दो इन्होंने स्टूडेंट बाहर। तो इस वजह से ये प्रोग्राम भी कुछ साल के बाद बंद हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? और ऐसी ट्रेनिंग, बिल्कुल, और ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो यहाँ के फौजियों को दी जाती है, पता है, बच्चों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चौथी पांचवें साल से ही शुरू हो जाता है उनका प्रोग्राम, और स्कूल में ये मैंडेटरी होता है, इतना रिगरस ट्रेनिंग की जाती है। हमारे यहाँ के बच्चे नहीं वहां पे पढ़ सकते, हमारे यहाँ तो तुम 5-10 मिनट असेंबली में एक्स्ट्रा खड़े होते थे तो अद्धे फेंट हो जाते सी, पर वहां पे तो फिर उनको बहुत जबरदस्त वाली ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से इतने मेडल्स जीतते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है जी, ये थे 2 प्रोग्राम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। कौन कौन से 2 प्रोग्राम किए हमने? नंबर 1 पूरा फॉर्म, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया, कौन से साल में? आर यू श्योर? दूसरा दूसरा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ये कब आया? 65 में। कब से कब तक चला? 76 तक। कौन से अंकल ने ये दोनों प्रोग्राम चलाए? वाओ, बिल्कुल ठीक है जी, यहां तक तो याद हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तीसरा, तीसरा हमें ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, इसमें हम बात करेंगे रिफॉर्म्स की। अगेन वही एनईपी रिफॉर्म। इनके यहां पर ये रिफॉर्म 2 फेजेस में आया, दैट वाज इन 2 phases, phase 1 and phase 2। ओके, फेज 1 में दे टॉक्ड अबाउट, जैसे हमारे यहां पर हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन आया है ना, और पर वो तो रिफॉर्म का फेजेस नहीं थे, बट जनरल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए उनके वहां पे और क्या क्या सिस्टम हुआ। अब ये रिफॉर्म इनके यहाँ पर 1978 में आ गया था। ठीक, पाकिस्तान में कब आया रिफॉर्म? 88 में बेटा, 88 में। हमारे यहाँ कब आया रिफॉर्म? ठीक है जी, तो आप जाग रहे हैं इसका मतलब। अब हम आगे चलते हैं। अब इन्होंने जो ये पहले रिफॉर्म की बात की, ये देखिए इनिशियल फेज 2 फेजेस में आया। फर्स्ट फेज में क्या हुआ? दे टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर में यहां पर आप वही बात करोगे जी, एग्रीकल्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? कम्यून सिस्टम चल रहे थे, 26,000 कम्यून बनाए थे ना, जिसमें छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड्स को क्या करते थे, उनकी ओनरशिप को क्या कर रहे थे, कम्युनिटी बनाकर देवर डूइंग द वर्क। एंड यहां देखिए, in agriculture for instance commune lands were divided into small plots which were allocated to individual households। ओके, ओनरशिप नहीं दिया, उन्हें दे दिया काम करने के लिए। दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम बाय आफ्टर पेइंग टैक्सेस। मतलब वही जैसे हमारे यहाँ पे हमने कहा भाई, हमने वो ले लिया था ना, लैंड सीलिंग किया था एक तरह का, इतना तुम रखोगे बाकी सब हम ले लेंगे, गवर्नमेंट कहती, और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसकी सारा का सारा प्रॉफिट कौन रखता था? द टिलर। ऐसे इन्होंने कहा भाई सारा प्रॉफिट रखो, तुम ग्रो करो, लेकिन हमें बस हमारे टैक्सेस दे दो। इसका मतलब एग्रीकल्चर टैक्सेबल है, हमारे यहाँ नहीं टैक्सेस लगते, सो टैक्सेस दे दो और तुम बाकी का सारा प्रॉफिट रखो। समझ गए? पहला। दूसरे फेज में क्या हुआ? दूसरे फेज में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था?
इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने क्या किया, यहां पर प्राइवेट ओनरशिप आ गई। मेरा मतलब क्या, यहां सारा कुछ पब्लिक सेक्टर नहीं कर रहा, पब्लिक सेक्टर भी करता है लेकिन प्राइवेट सेक्टर फॉर्म्स आ गए, क्योंकि 78 में कौन आ गया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आ गई बात समझ। तो प्राइवेट सेक्टर का ओरिजिन हो गया। इन्होंने अब यहाँ पे विलेज सेट किए, छोटे छोटे टाउन्स में जाकर लोगों को प्रोडक्शन करना बताया और काम किया। दूसरी जो चीज इसमें हुई, एक तो प्राइवेट सेक्टर, दूसरा गवर्नमेंट एसओईज कहते हैं, जैसे हमारे यहां एससीजेड्स कहते हैं ना, क्या होते हैं, बिल्कुल सही, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होते हैं बच्चों, पता है किसी को? नहीं पता, नाम याद है, चलो मैं बताती हूँ। अब ये क्या होता है, गवर्नमेंट की कुछ लैंड होती है ऑलमोस्ट हर स्टेट में अपनी, ठीक। अब वो लैंड इसलिए भी हो सकती है, कभी कभी उसे किसी सोसाइटी के वर्क के लिए देना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिए देना पड़ता है, या फिर उसे क्या करते हैं, जैसे पंजाब में जो भी लैंड गवर्नमेंट के पास है ना, वो बैरन लैंड है, उस पर प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो सकती है ना, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, तो वो कहते हैं इस पे इंडस्ट्री लगा लेते हैं। अब इंडस्ट्री वाला मेरे पंजाब में आके क्यों इंडस्ट्री लगाए, इसके साथ ना कुछ बेनिफिट्स अटैच कर दिए जाते हैं। एक तो ये लैंड उन्हें बहुत ही कम प्राइस पर लीज पर मिलती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पर लीज पर दे दी। फिर इसके साथ अटैच कर देते हैं जी, आपको टैक्स कंसेशंस मिल जाएंगे, आपको लेबर लॉज कंसेशंस मिल जाएंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंसेशंस मिल जाएंगे। मतलब इस तरह के कुछ अटैचमेंट्स लगा दिए ताकि वो उन्हें मोटिवेट कर सकें कि इस एरिया को वो लें और वहां इंडस्ट्री लगाएं। अब क्यों गवर्नमेंट चाहती है लोगों की इंडस्ट्री लगवाना, क्यों लगवाना चाहते? तुम्हें याद है पंजाब में ना नैनो प्रोजेक्ट जब आया था, टाटा नैनो बननी थी, तो पंजाब में ये हम्बड़ा के पास जगह सिलेक्ट हुई थी, लेकिन बनी नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, लीज पे मिल रही थी, टैक्स कंसेशन थे, लेकिन बिजली के गारंटी नहीं दे पाया भैया बादल सरकार कि हम 24x7 बिजली दे पाएंगे, क्योंकि बिजली का तो यहाँ पंगा है, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम रही। इसी तरह से नेस्ले के पास बहुत सारी जगह है। तो ये जोन्स इसलिए सेटअप किए जाते हैं क्योंकि एक इंडस्ट्री अगर किसी एरिया में लग जाए तो इंडस्ट्री की, उस एरिया की हुलिया ही बदल जाता है बेटा, ग्रोथ हो जाती है बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बैकवर्ड रीजन्स में उनको एरिया को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। बस जो SCZ है ना, यहां पर इनका दूसरा नाम है एसओईज, ये कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, स्टेट की है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। तो इन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया, और तुम्हें पता है वहां पर मेजॉरिटी जितनी, चाइना ना 80% से ज्यादा एफडीआई पे काम करता है, पहली बात, और उन एफडीआई में वो क्या देता है उन्हें, ये एसओईज ऑफर करते हैं। और उन्हें उन्हें क्या फर्क पड़ता है, जमीन तो पड़ी हुई है, सस्ते दामों पे दी, इसी चक्कर में वो एफडीआई आएगी तो पैसा लाएंगे इतना सारा, अपने घर में कोई और पैसा ला के हमें काम दे रहा हो तो और क्या चाहिए। इस मामले में देवर स्मार्ट, सो इसलिए दे स्टार्टेड विद एसओईज। ये पब्लिक कंट्रीब्यूशन हो गया पब्लिक एंटरप्राइज का, ये प्राइवेट एंटरप्राइज का कंट्रीब्यूशन है। याद रहेगा जी। रिफॉर्म्स कब आए थे जी, कब आए थे जी रिफॉर्म्स चाइना में? 78 में। 78 में कैसे आए? 2 फेजेस में आए। पहले फेज में क्या हुआ, नहीं पहले फेज में एग्रीकल्चर के बारे में बोलेंगे। एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ? नंबर 1, कम्यून्स बना दिए गए, और क्या बोला गया उसको, जमीन देके प्रॉफिट सारा, हाँ बस हमें टैक्स दे दो, तुम अपना बाकी, बिल्कुल ठीक, प्रॉफिट के बाद नहीं, टैक्स के बाद बचा हुआ प्रॉफिट जो है, टैक्स दे दिया, टैक्स पहले पेमेंट होती है, फिर आप रख लो। अच्छा दूसरी तरफ फिर फेज 2 में क्या किया, जल्दी जल्दी, इंडस्ट्री के लिए क्या किया? नंबर 1, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बोलना है, क्योंकि 78 में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो भैया प्राइवेट सेक्टर अपना आया, वो विलेज में गए और वहां पर प्रोडक्शंस की। और दूसरा एसओईज स्टेब्लिश किए गए। एसओई का फुल फॉर्म भूल लगे? वेरी गुड, दैट्स ऑल फॉर द डे। इतना तक आप, ये चैप्टर मेरी हाथ जोड़ के विनती है साथ साथ लर्न कर लो। इन तीनों प्रोग्राम्स में से कोई एक प्रोग्राम चाइना में से आता ही आता है, रेस्ट वी विल डू इट टुमारो। क्या बेटा, क्या बच्चे, कौन सा?
हाँ, इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री में मैंने अभी यहां पे बनाया था कि इंडस्ट्री में सेकंड फेज बोला गया। इनिशियल फेज पहले एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश किया, फिर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में दो चीजें हुई, एक तो एसओईज हुए। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक ने अपना रोल सिर्फ इतना रख लिया, अब हम बनाएंगे कुछ नहीं, बस हम आपको एसओईज दे देंगे अटैचमेंट लगा के, इतने सारे डिस्काउंट। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल दिया गया, क्योंकि जब भी हमने भी जब पढ़ा था, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था राजे? मेजॉरिटी रोल किसको मिलेगा? बिल्कुल। तो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, सारे टाउन विलेज इन सब जगह जाओ, लोकल कलेक्टिव्स ढूंढो, ओन, तुम्हारी ओनरशिप रहेगी, तुम ही प्रॉफिट रखो, तुम बनाओ। बात समझ के बेटा? सची? ओके। तो ये आपने 3 पॉइंट्स मैंने कराए हैं यहां तक। इन तक पढ़ो, घर में बैठ के लर्न करो, फिर इसमें अगर कल कोई डाउट होता है तो कल हम डाउट भी लेंगे और फिर इससे आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस।